करते हैं हमारा सेशन, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, ये देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, वो क्या रहा है कि हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। ठीक है, तो हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि भाई यहां पर क्या हुआ है कि पहली बार प्रपोजल किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कब? 1934 में। तो इसका आंसर वैसे भी आपको याद होगा, और आप में से मेरे ख्याल से तो किसी ने भी गलत नहीं करा होगा। एम एन रॉय जी का नाम जो है हमें पूरी तरीके से हमेशा याद रहता है, और 1934 में इन्हीं ने सबसे पहली बार ये जो प्रपोजल था वो सभी के सामने रखा था कि हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना होगा जिससे हम खुद अपने संविधान का क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। पर जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी? वो जाकर बनी 1946 में, मतलब 1946 में। ठीक है, और 1950 में हमारा संविधान बन के रेडी हो गया। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है कि इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1934 में क्या हुआ था भाई? 1934 में एम एन रॉय जी ने ये प्रपोजल तो रख दिया कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिससे हम अपना संविधान बना सकें। पर ऑफिशियली कब इसको मांग की गई इसकी आईएनसी के द्वारा? तो वो की गई थी 1935 में, और 1935 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑफिशियली अगर मांग करने के बारे में बात आती है तो हमेशा 1935 हमारा आंसर होगा। अगर ये बोलते हैं कि उसकी मांग की कब की गई थी या फिर पहला प्रपोजल कब आया था, तो एम एन रॉय लेकर आए थे 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमें यहां पर ये बताना है कि भाई हमारी जो संविधान सभा है वो पहली बार उसकी बैठक कब हुई, तो ये आप सभी को पता होगा। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है हमारे एमपीपीएससी में ऑलरेडी बन चुका है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये कब हुआ था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को जो है वो पहली बार क्या हुआ था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी बैठक हुई थी। ठीक है, इसी बैठक के बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ वो कब हुआ था? 13 तारीख को हुआ था 1946 में, दिसंबर 13 1946 को हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 9 तारीख को सबसे पहली बार बैठे, 13 तारीख को जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, पास हुआ था। अगली चीज पर आते हैं कि वाई इज द प्रेसिडेंट कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अब हमें ये चीज तो पता ही होगी भाई कि हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसमें 3 चीजें होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट को क्यों माना जाता है पार्ट, इस बारे में हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो हमें ऑप्शंस देखने होंगे कि प्रेसिडेंट डू नॉट हैव द पावर टू समन एंड प्रोपोगेट द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहां पर द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग लॉज इन द पार्लियामेंट, ऐसा भी नहीं है। तो विदाउट द परमिशन, विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट, अ बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी एनेक्टेड इनटू लॉ। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली चीज होगी। हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि भाई जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी बिल क्या होगा, लॉ नहीं बन पाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनकी रजामंदी नहीं होगी यहां पर तो क्या होगा, अगर उनको सील और साइन नहीं होगा तो हमारा जो कोई भी बिल है वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कारण क्या है, प्रेसिडेंट जो है एक अभिन्न हिस्सा माना जाते हैं हमारे पार्लियामेंट का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि भाई जो ये द्विसदनीय विधायिका है इसका महत्व क्या है, एक्चुअल में क्यों लाई गई है द्विसदनीय विधायिका। तो ये चीज आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें 2 हाउसेज होते हैं, राइट। तो जो 2 हाउसेज होते हैं वो किसी प्रकार से अपनी जो पावर है उसको आर्बिट्ररी तरीके से यूज ना करें, निरंकुशता नहीं आए उनकी चीजों में। इस कारण क्या होता है कि हमारे यहां पर द्विसदनीय विधानसभा जो विधायिका है वो लाई गई है, जिससे क्या हो, वो चेक कर सके और बैलेंस कर सके, और साथ ही साथ में जो भी अगर पावर का अब्यूज कर रहा है तो उसे क्या किया जा सके, रोका जा सके। यहां जांच और संतुलन प्रदान कर सकता है और शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोक सकता है। इस कारण क्या किया गया कि हमारे यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई है। ये द्विसदनीय व्यवस्था हमने ली कहां से है, तो ये हमने यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से ली है। क्या द्विसदनीय व्यवस्था, वो भी किसमें, हमारे संविधान में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मैसेज करें, है ना, प्लीज चैट में बताएं कि आपको इस चीज में डाउट है, तो हम उन चीजों को यहीं पर क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर मैं लोकसभा की बात कर लेता हूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के अनुसार मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम मेंबर जो है वो होते हैं 550। अगर मैं उसमें बात कर लूं तो स्टेट से 530 आते हैं, और यूटी से कितने हो जाते हैं, यूटी से हो जाते हैं 20। ठीक है, तो ये जो मेंबर की अगर हम बात करें तो हमारी लोकसभा में कितने लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं टोटल 550। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ एमपी हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सारे गवर्नर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी होगी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए डाले जाते हैं, क्योंकि गवर्नर से हमारा जो एमपीपीएससी है वो बिल्कुल क्वेश्चन बनाता है। सभी गवर्नर के बारे में अच्छे से पढ़ लें। इसमें अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि भाई हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, ऐसे कौन से गवर्नर हैं, अगर हम इनकी बात कर लें
तो यहां पर ये आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो भगवत दयाल शर्मा जी हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे हरियाणा के सीएम भी रहे हैं और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कब से कब तक रहे, तो 80 से लेकर 84, 1980 से लेकर 1984 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। साथ ही साथ में ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं कहां के, हरियाणा के, और उड़ीसा के भी गवर्नर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ऐसे कौन से गवर्नर रहे हैं जो उड़ीसा के भी गवर्नर रहे हों, ऐसे मध्य प्रदेश के कौन से गवर्नर है। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, भगवत दयाल शर्मा जी जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। सभी गवर्नर्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनना पॉसिबल है, ठीक है। तो इन चीजों को ना छोड़ें, ये आपके नंबर डिसाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। यहां पर बोल रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाली कौन सा ऐसा प्रिंसिपल आया था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाली जो चीज है उस चीज को लेकर आया है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो किसने पेश किया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1935 का जो एक्ट आया था उसी ने संविधान की जो निरंकुशता वाली चीज है वो यहां पर क्या की थी, रिप्रेजेंट की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर यहां पर बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी होता क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया। पर अगर इसकी बात करने की होता क्या है, तो इसमें क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट पावर ओवर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द गवर्नर एंड द गवर्नर जनरल हु हैज वर्कड ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। तो एक यहां पर क्या हुआ, एक संविधान बनाया गया जिससे गवर्नर और गवर्नर जनरल जो यहां पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे इन द बिहाफ ऑफ क्राउन, है ना। तो उन्हें ये पावर्स दी गई और ये सारी पावर कहां पर मेंशन की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई। इसलिए क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाली चीज यहां पर दिखाई जाती है 1935 वाले एक्ट में, ठीक है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पर हमें बताना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके मेंबर कौन कौन रहे हैं इसमें से। तो आप यहां पर नाम देख सकते हैं, बी आर अंबेडकर बिल्कुल रहे हैं, गोपाल स्वामी अयंगर इनका भी नाम हमें पता है, अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका भी पता है कि ये मुंशी भी रहे हैं, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला भी रहे हैं और एन माधवा राव भी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हैं वो 6 के 6 क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो जाएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा ये हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमसे बोला जाए कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, ये तो हम सभी को पता है। आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल हो जाता है ये 368, है ना। पार्ट कौन सा हो जाता है, 20 हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर संविधान को जो है क्या किया जाता है, उसमें बदलाव लाए जाते हैं, उसे अमेंड किया जाता है, या फिर अगर मैं कह लूं कि उसमें संशोधन किया जाता है, तो ये किया क्यों जाता है, ये किया इसलिए जाता है क्योंकि हमें क्या करना है कि संसद की पवित्रता सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ में मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, निरंकुशता वाली चीज ना है, इसलिए अंकुश लगाने के लिए और साथ ही साथ में जो पवित्रता है हमारे संविधान की, जो संसद की, उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे संविधान में संशोधन किए जाते हैं समय समय पर, क्योंकि समय के हिसाब से जो है चीजें चेंज होती रहनी चाहिए, टू एंश्योर द सेंसिटिविटी एंड चेक द आर्बिट्री पावर, है ना। यही वाली चीज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के संविधान संशोधन आपने देखे होंगे। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी से और तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, है ना। सिंपल, स्पेशल और हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग प्रकार के बिल के लिए अलग अलग चीजों को फॉलो किया जाता है। आगे समझेंगे कौन कौन सी चीज किस लिए फॉलो की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं। यहां हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश। यहां पर ये बताना है हमें कि इसमें से मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी गवर्नर रहे हैं सभी के नाम याद होने चाहिए, तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। या फिर एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि भाई इनमें से जितने मेंबर दिए गए हैं वो कौन क्या रहे हैं। अगर ये भी पता होगा तो हम एलिमिनेट करके क्या करेंगे, आसानी से आंसर निकाल लेंगे। यहां पर हमें दिया है सत्यनारायण सिंह, उसके बाद में दिए हैं काशी प्रसाद पांडे, फिर दिए हैं भाई महावीर और राम प्रकाश गुप्ता। मुझे ये पता है कि ये और ये जो है वो गवर्नर रहे हैं। तो यहां पर कौन नहीं रहे होंगे, क्या पूछ रहे हैं हमसे, गवर्नर, तो बिल्कुल कौन नहीं रहे, तो जो काशी प्रसाद पांडे हैं वो नहीं रहे। क्यों, क्योंकि ये रहे क्या है, ये रहे हमारे सेकंड स्पीकर। पहले स्पीकर कौन थे, कमेंट करके फटाफट बता दो कि हमारे मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर कौन रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके, दिखाइए कि आप लोग मौजूद हैं यहां पर, है ना। चलिए बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो काशी प्रसाद पांडे हैं उनका एक और नाम है, वो है जयराम पांडे। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, जैसे कि हमसे ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका नाम दूसरा नाम क्या था, तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखिएगा काशी प्रसाद पांडे का दूसरा नाम क्या है, जयराम पांडे भी इन्हें कहा जाता था। उसके बाद में अगर हम बात करें, बिल्कुल संस्कार ने सही आंसर दिया है कि कुंजीलाल दुबे जो थे वो क्या थे, हमारे पहले स्पीकर थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेड सिहोरा विधानसभा, ध्यान रखिएगा कि जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब जो सिहोरा विधानसभा हुआ करती, जो सीहोर है हमारा, तब क्या थे, ये उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन, काशी प्रसाद पांडे। मतलब क्या हो गया इनका दूसरा नाम, जयराम पांडे। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। यहां पर हमें बताना है
कि भाई इसमें से कौन से ऐसे हाई कोर्ट के जज हैं जिनने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका भी निभाई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ये नाम याद भी होंगे कि जे.एस. वर्मा, जीपी दीक्षित है, शर्रुनि सक्सेना है या फिर नन ऑफ दीस हैं। तो जो जे.एस. वर्मा है वही हो जाएंगे हमारे आंसर। जे.एस. वर्मा जो है वो मध्य प्रदेश के भी क्या रहे हैं, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं, और साथ ही साथ में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी क्या रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, मतलब हमारे सीजेआई रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम, जे.एस. वर्मा हमारे आंसर हो जाएंगे। ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। कब बन गए थे, 1985 में बने थे, ध्यान रखिएगा। 27वें क्या रहे हैं, ये सीजेआई रहे हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब रहे हैं, 27वें रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से वैसे भी पद जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये मध्य प्रदेश के क्या रहे, मध्य प्रदेश के सीजे रहे ये हाई कोर्ट के, कब, 1985 में। वैसे ही ये क्या 27वें क्या बन जाते हैं, सीजेआई बन जाते हैं, और एनएचआरसी जो है हमारा उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इनके बारे में इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, है ना। इस प्रकार से चीजें पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश चंद्र लाहौटी जी की बात की जा रही है। बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे मध्य प्रदेश की गुना से बिलोंग करते हैं रमेश चंद्र लाहौटी जी। उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर के क्या रहे हैं, ये रहे हैं सीजेआई कौन से नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जी ये 35वें नंबर के जो थे वो क्या रहे हैं, हमारे सीजेआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कौन से नंबर के, 35वें नंबर पे के। कहाँ जन्म हुआ इनका, गुना में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है कि रमेश चंद्र लाहौटी जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है, तो ध्यान रखिएगा गुना से है। अपॉइंट किसने करा था इन्हें, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पर अपॉइंट हुए थे 2004 में एज अ सीजेआई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा रमेश चंद्र लाहौटी जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, When did मध्य प्रदेश हैज द सेकंड पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है भाई मध्य प्रदेश में एक्चुअल में हमें ये पता है कि कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 4 बार लगा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि जो सेकंड टाइम लगा था वो कितने से कितने समय के लिए रहा। तो इस चीज में आप हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर ये कब रहा था, ये 1980 से 1980 में ही था, 17 फरवरी से लेकर 9 जून तक लगा था। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर हम देख लेते हैं एक बार कि भाई ये 17 फरवरी से लेके 9 जून तक रहा था, जो क्या था हमारा सेकंड सेशन था। किसका, ये था हमारा सेकंड प्रेसिडेंट रूल जब इंप्लीमेंट हुआ। अगर मैं ऐसे ही बात कर दूं कि सबसे पहली बार कब हुआ और उसमें गवर्नर कौन रहे, तो सबसे पहली बार 1977 में हुआ था अप्रैल में, और यही जून तक रहा था। ठीक है, तो कितने 2 महीने के लिए आप मान सकते हैं कि लगभग रहा। इस टाइम पर सत्यनारायण सिन्हा जो थे, अगर हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि पहली बार प्रेसिडेंट रूल जो लगा था वो किस गवर्नर के शासनकाल में लगा, तो ध्यान रखिएगा सत्यनारायण सिन्हा जी जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे, इन्हें नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो दूसरा लगा था ये कब लगा है, 17 फरवरी को लगा है और ये 9 जून तक रहा है। तो इस समय पर हमारे यहाँ 2 गवर्नर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक कौन थे, ये थे चेप्पुदिरा मुथन्ना पुनाचा जी, है ना। तो सीएम पुनाचा, इनका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो भगवत दयाल शर्मा जी जो हैं वो क्या रहे, हमारे सेकंड गवर्नर रहे सेकंड टर्म में, है ना, जब हमारे यहाँ क्या लगा, प्रेसिडेंट रूल लगा। वैसे ही अगर हम बात कर लें कि तीसरी बार कौन रहे थे, तो कुंवर महमूद अली खां जो है वो हमारे तीसरे जो प्रेसिडेंट रूल था उसमें रहे, 92 से 93 वाला। और फिर अगर हम बात कर लें कि जो लास्ट प्रेसिडेंट रूल लगा है हमारे यहाँ पर वो कब से कब तक रहा, वो रहा जून से लेकर दिसंबर तक 1993 में। और उसमें कौन थे, मोहम्मद शफी कुरैशी। तो इन सबके नाम आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट रूल से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ में इसका समय भी याद रखेंगे, 77 वाला पहला हो गया, 80 दूसरा, 92 से 93 और फिर 93 से 93 ही 6वें महीने से 12वें महीने तक। ठीक है, इन चीजों को नोट डाउन कर लें और याद रखें हमेशा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच जजमेंट एस्टैब्लिश्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां से हमें ये पूछा जा रहा है एक्चुअल में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो मूल जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसकी अवधारणा कौन से केस से निकल कर आई थी। तो इस चीज का आंसर आप लोग को बिल्कुल रटा होगा, जो हमारे केशवानंद भारती केस हुआ था उसी चीज से ये चीज निकल कर आई थी कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा और उसे कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या हमारी मूल भावना है हमारे संविधान की। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस जो था उसी ने आउटलाइन करा था क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आप लोग को याद होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली जो चीज है, जो स्ट्रक्चर वाली चीज है, उसके लिए बहुत सारे केसेस आए हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो शंकर सज्जन गोल है केशव मिनी इंदिरा, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि शंकर मतलब सबसे पहले कौन सा, शंकरी। उसके बाद में शंकर कौन है, सज्जन, शंकर सज्जन मतलब सज्जन सिंह वाला जो केस आया था वो। उसके बाद में शंकर सज्जन, गोल है केशव मतलब गोलकनाथ केशव दास और मिनर्वा मिल्स। और उसके बाद में जो लास्ट केस आया था हमारा वो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी केस आए थे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आए थे, इन सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर याद नहीं हो तो बता दीजिएगा, अपन ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन एन अमेंडमेंट बी पास्ड अंडर द स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। यहां पर बोल रहे हैं कि भाई किस प्रकार से क्या होता है कि एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किस तरीके से हमारे संविधान में जो है किसी भी अमेंडमेंट को पास किया जाता है। तो यहां पर आप पहले ही ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है
कि सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट, है ना। तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसमें से जो 2/3 लोग हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाय ओवर द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मतलब अगर हाउस में 50% से ज्यादा लोग प्रेजेंट है या फिर 50% लोग प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, वो अगर अपना मत देते हैं, है ना, और साथ ही साथ में जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से अगर 2/3 जो लोग हैं अगर वो अपना समर्थन दे देते हैं तो क्या होगा, वो संशोधन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पेशल मेजोरिटी वाली कंडीशन होती कैसी है। अगर मैं सिंपल मेजोरिटी की बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी में कुछ भी नहीं होता है, बस 50+1 होना चाहिए तो क्या हो जाती है, चीजें पास हो जाती है। उसमें 2/3 वाली जो चीज है वो वहां पर नहीं आती है। और अगर वही हम तीसरे टाइप की बात कर लें विथ हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, तो हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट्स है उसमें से जो हाफ स्टेट है अगर वो उस चीज को मान लेगी तो वो क्या होगा, वो लागू हो जाएगा। चलिए अगली चीज पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर रेट्रोएक्टिव लॉ, है ना। यहां पर क्या कह रहा है, रेट्रोएक्टिव लॉ। इसका मतलब समझिएगा, रेट्रोएक्टिव लॉ होता क्या है, ये होता है पूर्व प्रभावी कानून, है ना। तो यहां पर आपको आंसर तो इसका पता होगा, आर्टिकल्स हमें सारे याद होंगे, है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, उसी का एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 20, जो क्या कहता है कि भाई जो पूर्व प्रभावी लॉ है ना, जो पूर्व प्रभावी कानून है उसके तहत सजा नहीं दी जाएगी। मतलब क्या कि जिस टाइम पर क्राइम किया गया अगर उस समय पर वो कानून नहीं बना हुआ था तो उसके तहत आपको सजा नहीं दी जा सकती। अगर वो कानून बाद में बनाया गया है तो, जैसे कि अगर मैं बात कर दूं एग्जांपल के लिए, अगर आप देख सकते हैं इसमें, अगर हम 3 तलाक की बात कर लें, अगर आज के समय पर 3 तलाक वाली चीज होती है तो उसके लिए लॉ बना दिया गया है कि उसमें सजा होगी। पर अगर इसके पहले किसी ने 3 तलाक दिया था तो उसको उस तरीके से सजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो पूर्व व्यापी सजा वाली चीजें हैं वो इसमें आती है। और आर्टिकल 20 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें ये चीज दी गई है कि पूर्व व्यापी सजा लगाने पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो किए जाने के समय अपराध नहीं था। अगर वो अपराध की श्रेणी में पहले आता ही नहीं था तो उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो हमारा ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो ये बताता है कि भाई हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेसिस पर नहीं होगा। तो ये सब आपको पता ही होगा कि भाई जो हमारा आर्टिकल 15 है वो क्या है, इसी बेसिस पर ये बनाया गया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोहिबिशन किया जाता है, इसे प्रोहिबिट किया जाता है कि क्या करेगा, कोई भी किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर इस तरीके की चीज की जाती है तो ये क्या होगा, कानूनन अपराध माना जाएगा और संविधान का उल्लंघन भी माना जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 15 सभी को याद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, What is the significance of आर्टिकल 361? यहां से हमसे बोल रहे हैं कि भाई आर्टिकल 361 जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट में इसका क्या है, मतलब ये जो है इसका संदर्भ क्या है आर्टिकल 361 का, हमें यहां पर ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारा आर्टिकल 361 है वो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से, ठीक है। क्यों, इसका कारण क्या है कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई लीगल केस कर दिए जाए, किसी प्रकार का कोई इल्जाम लगा दिया जाए, कोई कंप्लेंट डाल दी जाए, तो उनके जो कार्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहां पर बाधित हो जाएंगे। इसी चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई इस आर्टिकल के तहत, जो है क्या, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 को हम अच्छे से याद रखेंगे कि ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये किसी प्रकार की लीगल जो प्रोसीडिंग होती है वो उनको और उनकी टीम को क्या है, उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ में ये जो इम्यूनिटी है ये इंश्योर करती है कि वो अपनी जो ड्यूटीज है वो किसी भी डिस्ट्रक्शन के बिना और किसी भी लिटिगेशन के बिना क्या कर सके, फॉलो कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, है ना। तो यहां पर हमें यह बताना है कि भाई ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो क्या करता है, हमें आजादी देता है कि हम अपने क्या कर सकें, हम अपनाने या मतलब हम किसी भी प्रकार का पेशा जो भी हम चाहें, है ना, जो लीगल हो, व्यवसाय, व्यापार या फिर ये सारी जो आजादी हमें प्रोवाइड करता है कि हम किसी प्रकार का बिजनेस कर सकें, किसी प्रकार की जॉब कर सकें, वो हमारा कौन सा आर्टिकल है। तो हमें मालूम है कि राइट टू फ्रीडम जिसमें दिया गया है, मतलब जो आर्टिकल 19 है, वो क्या करता है, हमें इस प्रकार की फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने मर्जी से जो भी लीगल बिजनेस है वो कंडक्ट कर सकते हैं हमारे पूरे इंडिया में। इसी का सब क्लॉज जी आता है जिसमें ये चीज मेंशन की गई है, और सब क्लॉज जी भी किसका, 19 के 1 का सब क्लॉज जी जो है उसमें मेंशन किया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी ऑक्यूपेशन यहां पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए यहां दिया हमारा अगली क्वेश्चन, यहां कह रहा है कि जो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट है हमारे संविधान में वो कहां से लिया गया। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें
कि जो कंकरेंट लिस्ट वाली चीज, जो समवर्ती सूची वाली चीज की बात की जाएगी, तो हमेशा कहां से लिया गया है, वो लिया गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कंकरेंट लिस्ट की, तो ये तीसरी लिस्ट भी कहलाती है, जो कौन से मेरे 7th शेड्यूल में मेंशन है इन अ लिस्ट ऑफ 52 आइटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने आइटम आते हैं इसके अंदर, 52 आइटम आते हैं। अगर ओरिजिनली बात करें तो 47 थे, पर क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इससे जो स्टेट लिस्ट थी उससे 5 आर्टिकल उठा के इसमें डाल दिए गए, और वो किस में आ गए, समवर्ती सूची में आ गए। इसलिए अब कितने हैं, 52 हो जाते हैं, और पहले कितने थे, 47 थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कहां से लिया गया भाई कंकरेंट लिस्ट, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी वाली चीज है वो हमारे संविधान में कहां से ली गई, ये पूछ रहा है हमसे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहां से ली गई भाई, ये ली गई आयरलैंड से। इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये क्या है, हमारा जो डीपीएसपी है उसमें शायद आपको एक चीज याद होगी, उसमें कहा जाता है कि क्या, आय का समान वितरण, है ना, आय का समान वितरण, और इसी आय से क्या आता है, इसी आय से आएगा आयरलैंड। तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्या, कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। यहां पर कह रहे हैं कि मेकर ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया के, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट। आयरलैंड में क्या हुआ था, यहां पर हुआ था भाई एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसके कारण क्या हुए थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसी कारण से उन्होंने क्या करा है, डीपीएसपी वाली चीज हमारे संविधान में ले ली, जिससे जो स्टेट है वो इन चीजों को फॉलो करे और अपनी आर्बिट्री पावर का लिमिटेड यूज कर पाए, है ना, मतलब उन पर क्या लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके, कि स्टेट को ये गाइडलाइन फॉलो करनी होगी बिफोर मेकिंग एनी लॉ और रूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, जो संघीय व्यवस्था है, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें 3 लिस्ट दी गई है ना, जिसमें पावर का बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो वाली चीज हमने कहां से ली है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो कनाडा है वहीं से हमने ये लिया है, और इसी के तहत क्या है, हमारे यहाँ पर ये 3 लिस्ट काम करती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना। और इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो संविधान है उसमें क्या किया जा रहा है, पावर का बंटवारा किया जा रहा है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैचिंग ऑफ द कंट्रीज एंड द बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि भाई इनमें से कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो सही बताए गए हैं। तो क्या यूके से हमने बाय कैमरल पार्लियामेंट लिया है, बिल्कुल लिया है हमने यूके से अपना बाय कैमरल पार्लियामेंट। उसके हमने यूएसएसआर से क्या इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ली है, नहीं भाई हमने यूएसए से ली है। किससे लिए, यूएसए से लिए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा, पर मैंने यूएसएसआर से क्या लिया, मैंने लिया यूएसएसआर से ये 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो यूएसएसआर क्या देता है मुझे, 5 ईयर प्लान देता है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने किससे लिया है, ये मैंने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया से मैंने क्या लिया, मैंने लिया है हमारे प्रीएम्बल की लैंग्वेज को। वहीं जापान से क्या लिया हमने कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब हमारा आर्टिकल 21 जो आता है वो हमने कहां से लिया है, वो लिया हमने जापान से। आयरलैंड से क्या लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल जो हमारे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम वाली जो चीजें होती है वो हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो मेरा पहला, 5वां और 6वां जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा, और सी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा, यूके से क्या लिया मैंने, बाइकैमरलिज्म लिया है। उसके बाद में जापान से क्या लिया है कि भाई आर्टिकल 21 वाली चीज की बात कर दूं। आयरलैंड से क्या लिया मैंने, आयरलैंड से डीपीएसपी तो लिया ही था, जो मैंने अभी बात करी है ना, डीपीएसपी तो लिया ही था। उसके साथ में क्या लिया है मैंने, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसीजर भी लिया है। यूएसए से मैंने क्या लिया, इंडिपेंडेंस ली है किसकी, जुडिशरी की। उसके बाद में यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान लिए थे, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था, कंकरेंट लिस्ट तो ली थी, साथ ही साथ में लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल भी यहीं से ली गई है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं। इन चीजों से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इन चीजों को अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लो बिल्कुल, सच में कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो ऐसी चीजों से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर हमें यह बताना है कि भाई जो भी फाइनेंशियल चीजें होती है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, वो किसके कारण होता है, वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, इन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या, आर्टिकल 280 की बात की जाएगी, और यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो इसी से इसका गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और फाइनेंस कमीशन जो है वही करता है इन सारी चीजों को निर्धारण की स्टेट और सेंट्रल के बीच में किस तरीके से चीजों का बंटवारा किया जाएगा। ये बनता कैसे, ये बनाया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत, है ना। उस आर्टिकल 280 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसका निर्माण करेंगे, है ना। और यहां पर क्या होगा, यही बताएंगे क्या, रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो जितना भी जो टैक्स हम लोग से लिया जाता है, जिस भी प्रकार से टैक्स इकट्ठा होता है, उसका बंटवारा किस तरीके से होगा, ये कौन बताएगा, हमारा फाइनेंस कमीशन बताएगा। और इसको बनाएगा कौन, आर्टिकल 280 के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट है वही इसका निर्माण करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कुछ बॉडीज दी गई है जिसे हमें कंसिडर करना है, और यहां पर हमें बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी
क्या बताना है भाई, क्या बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी बॉडी है जो संविधान के तहत बनाई गई है, मतलब क्या किया गया है भाई, संविधान द्वारा स्थापित की गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी बॉडी है जो हमारे आर्टिकल्स में मेंशन होगी। अगर आर्टिकल्स में मेंशन है तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमारी संवैधानिक बॉडी हो जाएगी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्या ये है, बिल्कुल है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 338 क्या कहता है, एनसीएससी की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। उसके बाद में अगर मैं देख लूं कि भाई बैकवर्ड क्लास के लिए द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो वुमेन वाली चीज तो नहीं आती है ना, संविधान में कोई भी आर्टिकल नहीं है। पर अगर मैं इसकी बात कर दूं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो ये बिल्कुल अभी अभी बनाया गया है ना। इसके बारे में भी हमें पता है कि 338 बी में आता है, ध्यान रखिएगा। 338 ए में एनसीएसटी आएगा, एनसीएससी 338 में है, और 338 बी में एनसीबीसी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट की अगर मैं बात करूं तो ये भी नहीं आता, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है ना। तो इसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार से आपको कमीशन वाली चीजें ऑलरेडी याद होगी, अभी भी इनसे क्वेश्चन बनना जो है वो पॉसिबल है, तो इन्हें छोड़ के ना जाए। कमीशन वाली यूनिट जरूर हट गई है, बट स्टिल कमीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेशनल कमीशन फॉर द एसटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट। क्या स्टेटमेंट मेरा सही है, बिल्कुल सही है। जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसी के तहत क्या हुआ था, 2004 में एनसीएससी बना था, है ना। ये वाला डाउट हो सकता है कि भाई एनसीएससी एनसीएसटी तो साथ में भी बने थे, तो वो वाली चीज को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे। हमसे यहाँ पर एनसीएससी अलग से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 89 के कारण क्या हुआ था कि ये दोनों सेपरेट हो गए 2003 में, और 2004 में इन दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर द एसटी है वो कब 2006 में बना, बिल्कुल नहीं भाई, वो 2004 में बना है। इस कारण मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन जो है यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ हमसे बोल रहे हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो 22वां लॉ कमीशन आया, जो विधि आयोग आया, उसके चेयरमैन कौन है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो जाएगा। ऋतुराज अवस्थी जी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी क्या हो जाएंगे, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनका जो टेन्योर है, अभी अभी क्या हुआ कि इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, ये 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस करा था कि 31 अगस्त 2024 तक क्या होगा, हमारे विधि आयोग का टेन्योर हो जाएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा और हमेशा याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फर्स्ट लेडी जज ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसमें पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो सरोजनी सक्सेना जी है वो क्या रही है, हमारे मध्य प्रदेश में पहली महिला न्यायाधीश रही है, ठीक है। अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूं तो अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पे हमें यह बताना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए कौन से आर्टिकल जो है उसमें मेंशन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, है ना। तो आर्टिकल जो 233 है उसमें ये चीज मेंशन की गई है। यहाँ पर हमारा आंसर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 233 के तहत क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका अपॉइंटमेंट करता है कौन, गवर्नर करते हैं, और किससे कंसल्ट करते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। और इससे क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में सारे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ में एक और चीज होनी चाहिए, एक और रिक्वायरमेंट होता है, क्वालिफिकेशन होता है कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। अगर 7 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो वो इंसान क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा, किस चीज के लिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द